अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट्स इमरान रियाज खान से। जो पहले मैंने आपको खबर शेयर की थी कि इमरान खान का अखबार बंद कर दिया, टीवी बंद कर दिया, उनके रूम की सफाई बंद कर दी गई, उनकी वर्जिश बंद कर दी गई, उनका बाहर निकलना बंद कर दिया गया, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस लगा दिया गया, उनसे कोई बात नहीं करता था, बाहर की कोई इन्फॉर्मेशन उनको मिलती नहीं थी। उनको ये तक नहीं पता था कि उनकी बहनों के साथ क्या हुआ, बाहर एहतजाज में क्या हुआ, पार्टी का क्या बन रहा है, पाकिस्तान किस तरफ चल रहा है, कुछ पता नहीं था। तो इमरान खान साहब को बिल्कुल अंधेरे में रखा गया बड़े लंबे अरसे तक, और बिजली बंद हुई, ये भी आपको शिकायत बताई गई। तो ये सारी चीज़ें अब साबित हुई हैं। इमरान खान साहब ने बताया कि उन्होंने ये 2 हफ्ते जो हैं वो कैसे गुजारे। 5 दिन तक उनकी बिजली बंद रखी गई है। अब आप अंदाज़ा कर लीजिए कि ये बेशक अक्टूबर का महीना है, लेकिन इस रीजन में दिन के टाइम काफ़ी गर्मी होती है, और जब 5 दिन तक आप बिजली बंद रखेंगे, पंखा भी नहीं चलेगा, तो लाजमन वहाँ पे मच्छर भी आएंगे। ये मौसम ऐसा है। तो इमरान खान साहब ने कितनी दिक्कत में ये टाइम गुजारा होगा, आप अंदाज़ा कर सकते हैं। दूसरा, उन्हें अपने सेल के अंदर बंद रखा गया और यही वाला वॉशरूम उनको यूज़ करना पड़ा, तो इसका भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं। तो एक आदमी जिसने शानदार ज़िंदगी गुजारी है, बादशाहों शहनशाहों की तरह ज़िंदगी गुजारी है, उस आदमी ने सिर्फ कौम की खातिर इतनी तकलीफ़ बर्दाश्त की है, और वो लगातार बर्दाश्त कर रहा है। और आज का जो स्टेटमेंट ऑफ द डे है इमरान खान का, वो मैं आपको पढ़ के बताया दूँ, आपको आइडिया हो जाएगा कि वो आदमी कहाँ खड़ा है। इमरान खान ने कहा कि 100 साल भी जेल में गुजारने पड़े तो मैं गुजार दूंगा, लेकिन आइन की बालादस्ती के लिए मैं खड़ा रहूंगा। ये इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा, मैं अपने पुरअमन एहतजाज से पीछे नहीं हटूंगा, और आप लोग पुरअमन रहें, मैं पीछे नहीं हटूंगा। कौम की इज्जत और खुद मुख्तारी पर कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करूंगा। ये है जनाब इमरान खान साहब का स्टेटमेंट। उन्होंने कहा, जो भी तरमीम के हक में वोट देगा पाकिस्तान से गद्दारी करेगा। और साथ इमरान खान साहब ने कुछ लोगों को बुलाया मुलाकात के लिए, 4 बंदे बुलवाए उन्होंने। और ये जो 4 बंदे अंदर जाएंगे तो आपने इनके चेहरे देखने हैं। जब ये बाहर आएंगे तो बेशक ये चेहरे पे झूठी मुस्कुराहट सजाने की कोशिश करें, लेकिन आपको नज़र आ जाएगा कि इनके साथ इमरान खान साहब ने किस तरह की बातचीत की, आपको आइडिया हो जाएगा बॉडी लैंग्वेज में। गंडापुर साहब को बुलवाया इमरान खान साहब ने, उमर अयूब साहब को बुलाया इमरान खान साहब ने, शिबली फराज साहब को बुलाया इमरान खान साहब ने, और अहमद खान भच्चर को बुलाया इमरान खान साहब ने। देखिए, मुझे जो समझ आ रही है, तो गंडापुर साहब के साथ जो कुछ भी हुआ, इमरान खान साहब, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, इमरान खान साहब थोड़ा सा अग्रेसिव ज़रूर हैं, लेकिन वो उतनी अक्लमंद भी हैं। वो गंडापुर साहब को बुलाएंगे और उनके सामने ऑप्शंस रखेंगे, और उन्हें कहेंगे कि भाई तुम जाओ और जाकर ये बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, यानी इन हक़ाइक़ को अब खोलना शुरू करो। तो गंडापुर साहब को अब फ्रंट फुट पे आना पड़ेगा। इमरान खान साहब ने गंडापुर साहब को गालिबन इसलिए बुलाया है। उमर अयूब साहब क्योंकि अपोजिशन लीडर हैं, तो उमर अयूब साहब को बुलाया कि कौमी असम्बली में अपने अराकीन को कैसे कंट्रोल करना है, और शिबली फराज साहब को बुलाया कि सेनेट के अंदर आपने अपने सेनेटर्स को कैसे कंट्रोल करना है। अब तक जो सबसे पुअर परफॉर्मेंस रही है वो शिबली फराज साहब की रही है, क्योंकि MNAs तो बहुत हद तक महफूज रखे गए हैं, उनमें बहुत सारे लोगों ने रोल प्ले किया है। शेख वकास अकरम ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है MNAs को बचाने के लिए। हामिद रज़ा काज़मी साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और सबसे ज़्यादा, अब मैं खुलकर आपको बताता हूँ, इस नौजवान को शायद आप ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन अब आप इसको जान लें, इसकी शक्ल पहचान लें। अगर ये आईनी तरमीम, यानी पूरी रियासत बमुकाबला मैं कहूँ ये आदमी सबसे ज़्यादा जोर लगा रहा था, तो इसके चेहरे को पहचान लें। इसका नाम है शाहिद खटक। इसने एक MNA को और एक MNA की फैमिली तक को इसने प्रोटेक्ट किया खैबर पख्तूनख्वा में। अपने तमाम दोस्तों के घरों को इसने खोला, अपने तमाम जानने वालों के वसाइल इसने इस्तेमाल किए। खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट से मदद मांगनी पड़ी, वहाँ मांगी, जो करना पड़ा इस आदमी ने किया। और ये बंदा पिछले तकरीबन 1 महीने से सो भी नहीं पाया। एक तरफ दर्जनों लोग काम कर रहे हैं, सरकारी मशीनरी काम कर रही है, एजेंसियां काम कर रही हैं, हुकूमत काम कर रही है, अरबों रुपए लगाए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ ये आदमी डट कर खड़ा हुआ है। और मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं कि रात 3 बजे भी खबर है ना, तो ये उसी वक्त इस आदमी के पास वो खबर पक्की होती है। वो वजह क्या है कि इसने पूरा जोर लगाकर आईनी तरमीम को रोकने की कोशिश की है। आज अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़्यादातर MNAs खड़े हैं, और वो MNAs खड़े हैं जिनके ऊपर बड़ा जुल्म और ज़्यादती हुई है, तो ये बात आप याद रखें, और ये बात आप लिख कर रख लें अपने पास कि उसके पीछे एक आदमी जो है वो शाहिद खटक भी है। अहमद खान भच्चर को बुलाया गया, ये पंजाब असम्बली में, और पंजाब के हवाले से जो चीज़ें हैं वो इनके साथ शेयर की जाएगी, इनको बताई जाएंगी। क्योंकि देखें ना, हमाद अज़हर तो आ नहीं सकते, हमाद अज़हर बात भी नहीं कर सकते, तो उनकी जो सिचुएशन है वो और तरह की है। लिहाजा अहमद खान भच्चर साहब को बुलाया गया। इमरान खान साहब ने, ये 45 मिनट की मुलाकात हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा जी हम मज़ीद मुशावरत इमरान खान साहब से करना चाहते हैं।
उसका रीज़न ये है, वो कह रहे हैं जी अभी बातचीत नहीं हुई, हमें अंदर भिजवाया गया, पहले इंतज़ार, फिर इमरान खान साहब से मुलाकात, 45 मिनट की मुलाकात में इतनी बड़ी आईनी तरमीम जिसके ऊपर फजलुर रहमान साहब ने मेरे ख्याल में 100 घंटे से ज़्यादा उन्होंने मुलाकातें कर ली हैं। सिर्फ ये तो मुलाकातें हैं। फजलुर रहमान साहब पिछले 1.5 महीने से आईनी तरमीम को समझने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि उनका सियासी तजुर्बा कितना ज़्यादा है। वज़ीर आज़म को अभी तक नहीं समझ आई कि वो कौन सी आईनी तरमीम करना चाह रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं मैं आपके साथ भी शेयर करूँगा। अब मामला ये है कि वो आईनी तरमीम इमरान खान को 45 मिनट में कैसे समझा दें। उन 45 मिनट में ये भी सुनना है कि जनाब इमरान खान के साथ हुआ क्या, कौन कौन सा जुल्म पिछले 2 हफ्ते में उनके ऊपर किया गया, किस तरीके से उनको रखा गया और परेशान किया गया। तो 16 दिनों की कहानी भी सुननी थी और आईनी तरमीम का और सिचुएशन का भी बताना था। तो अब जो है वो इमरान खान साहब की जो पार्टी है, उन्होंने कहा जी 45 मिनट जब बात हुई तो पुलिस आ गई, उन्होंने कहा जी टाइम खत्म हो गया। हमने कहा जी हमने बात करनी है, अभी तो बात मुकम्मल नहीं हुई। उन्होंने कहा जी टाइम खत्म हो गया, आप जाएँ यहाँ से। बहरहाल वहाँ से उठा दिया गया। इमरान खान साहब ने मौलाना फजलुर रहमान साहब के उनके बारे में पॉजिटिव बात की है, उनकी तारीफ़ की है। ठीक है, वो खड़े हैं अगर इस आईनी तरमीम के ख़िलाफ़, और फजलुर रहमान साहब खड़े हैं कि अदलिया के ऊपर अटैक नहीं होने देंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने इसकी तारीफ़ की, इस बात की। और साथ ही साथ इमरान खान साहब ने जो है वो इस बात के ऊपर ज़ोर दिया, जब उनको पता चला कि यानी उनसे बात की गई उनकी बहन की गिरफ़्तारी के हवाले से, बहनों की गिरफ़्तारी, तो उन्होंने कहा मैं और मेरा ख़ानदान हम सब कुर्बानी देंगे इस मुल्क के लिए। ये जनाब इमरान खान साहब की स्पिरिट है। उनकी सेहत भी अब ठीक है, वो हाई स्पिरिट्स में है। उनके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन मुझे अपने आज़ाद ज़राए से मिली है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन अब आप आ जाएं फजलुर रहमान पे, और एक बड़ा अहम रोल है जनाब अख्तर मेंगल साहब का। अख्तर मेंगल साहब और फजलुर रहमान साहब के जो सेनेटर्स कंप्रोमाइज़ हो रहे हैं या उन्हें किया जा रहा है ज़ोर ज़बरदस्ती, इस पर देखें ना, अख्तर मेंगल साहब का स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा जी बज़ोर ताकत आईनी तरमीम का हिस्सा बनने से हम इनकार करते हैं। मैं पहले ही इस्तीफ़ा दे चुका हूँ। वज़ीर आज़म पहले ड्राफ्ट तो दें, पता तो चले कि आप क्या करने जा रहे हैं, कौन सी तरमीम लाने जा रहे हैं। सेनेटर्स को धमकियाँ और नुकसान दिया गया। जनरल मुशर्रफ के दौर में गन पॉइंट पर मुज़ाकरात किए गए, और अब उनका कोई जानशीन भी अगर ये करना चाह रहा है, वो जहाँ भी है, तो गन पॉइंट पर हम किसी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेंगे। नसीमा एहसान के शौहर को पार्लियामेंट लॉजेस में यरगमाल बनाकर मजबूर किया जा रहा है कि वोट दें। बेटे और बेटी को यरगमाल बनाया गया ताकि ये इजलास में शिरकत करे जो हुकूमत की जानिब से है। फिर उन्होंने कहा मैं नसीमा एहसान को तसल्ली देने आया था, मगर उन्हें पार्लियामेंट लॉजेस से अगवा कर लिया गया है। ये है जनाब अख्तर मेंगल साहब का स्टेटमेंट। अब अख्तर मेंगल साहब के 2 सेनेटर हैं, फजलुर रहमान साहब के भी 2 सेनेटर्स कंप्रोमाइज हैं, और बलूचिस्तान से ही है। तो बलूचिस्तान के अंदर मुख्तलिफ शाराएँ बंद हो गई हैं। ये जो सेनेटर्स हैं, जिन जिन इलाकों में ये रहते हैं, उन इलाकों से मुतअल्लिक जो मेन शाराएँ बलूचिस्तान में वो ब्लॉक कर दी गई हैं, और वहाँ पे ट्रैफिक की आमदोरफ्त रोक दी गई है। तो ये सूरत हाल पैदा होगी बलूचिस्तान में, क्योंकि बलूचिस्तान के जो सेनेटर्स हैं उनके ऊपर जोर लगाया जा रहा है, चाहे वो मेंगल साहब के हैं, चाहे वो फजलुर रहमान साहब के हैं। फजलुर रहमान साहब और मेंगल साहब ने एक बात की है, और दोनों का ये कहना है कि यार अगर मुज़ाकरात करने हैं या बातचीत करनी है या वोट चाहिए, तो बंदे उठाना तो बंद करें ना। आप बंदों से बात तो नहीं करेंगे, आप पार्टी से बात करेंगे। फजलुर रहमान से बात करें, अगर फजलुर रहमान साहब कायल हैं तो उनके बंदे वोट दे देंगे। लेकिन एक तरफ आप कह रहे हैं फजलुर रहमान साहब मेहरबानी करें, बड़ी अच्छी आईनी तरमीम आप वोट दे दें, दूसरी तरफ आप उसी फजलुर रहमान साहब को दबाव में लेने के लिए उनके बंदे सेम टाइम में अगवा कर रहे हैं। अब मुतीउल्लाह जान साहब ने यह इशारा दिया है, और देखें कुछ और इशारे भी मिल रहे हैं कि फजलुर रहमान साहब ने एक तरफ शायद कोई ऐसा खेल भी है, मुमकिन है, अभी कन्फर्मेशन नहीं है, कि फजलुर रहमान साहब मुमकिन तौर पे हुकूमत को भी चंद बंदे दे सकते हैं और अपने पास भी चंद बंदे रख सकते हैं। यानी अपनी फेस सेविंग ऐसे कर सकते हैं कि जी मैंने तो आईनी तरमीम के हक में वोट नहीं दिया, लेकिन हुकूमत को उनकी तादाद पूरी करने के लिए 2-3 सेनेटर जितने चाहिए, वो 2-4 वोट चाहिए कौमी असम्बली के, वो भी दे दें कि चलो तुम अपने वोट भी पूरे कर दो। लेकिन वोट ऐसे पूरे होते नहीं है। इलेक्शन कमीशन को जब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रोक दिया है कि आप किसी सूरत भी ये जो सीटें हैं ये आप नहीं दे सकते, और जो बाद में कानून साजी की गई है उसकी बुनियाद पे आप पहले वाले फैसले को कलअदम नहीं कर सकते। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है, और अब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नहीं किया। इस हवाले से बहुत सारे जो तज्जियाकार हैं उनका ये कहना है कि 10 जजेस 8 जजेस ख़त लिख सकते हैं, और फुल कोर्ट का इजलास भी बुला सकते हैं, और इंतज़ामी साइड पर मीटिंग भी बुलाई जा सकती है, और कादी फ़ायद ईसा साहब के लिए एक मुश्किल क्रिएट हो सकती है, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में जजेस इसके ऊपर रिएक्ट करें। लेकिन ये दिन अभी होंगे, और मंडे से पहले पहले हुकूमत चाहती है ये आईनी तरमीम हो जाए। उसकी वजह यह है कि मंडे को 8 जजेस दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पूरे हो जाएंगे जिनके फैसले पर अमल दरामद नहीं हो रहा। तो वो एक नई सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। और ख़ास तौर पर याद रखिएगा कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है
जो ये फैसला करती है कि बेंच कौन सा बनेगा और बेंच की नौयत क्या होगी और कौन सा केस किस बेंच में लगेगा। उसके अंदर एक तरमीम की गई थी सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए से, जिस पे जजेस ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। अब ये मामला अगर खुल जाता है तो 63A पे कादी फ़ायद ईसा साहब ने जो किया वो भी कलअदम हो सकता है। बहरहाल इस आईनी तरमीम में इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं, मैं वन लाइनर आपको दोबारा बता देता हूँ जो चीज़ें होने जा रही हैं जिनको रोकना है। नंबर 1, अपनी मर्जी का जज चीफ जस्टिस लगाएगी हुकूमत, अपनी मर्जी का जज लगाएगी चीफ जस्टिस। नंबर 2, आईनी बेंच अपनी मर्जी का बनाएगी हुकूमत, यानी अपनी मर्जी के जजों को मिलाकर एक आईनी बेंच बना देंगे, वो जज इनकी मर्जी के मुताबिक आईनी केसों के फैसले करते रहेंगे। नंबर 3, जो जजेस हैं उनके तबादले किए जाएंगे एक अदालत से दूसरी अदालत, जो जज पसंद नहीं उसको उठा के कहीं दूर दराज अदालत में वहाँ फिकवा देंगे। इंसानी हकूक़ का खात्मा हो जाएगा इस आईनी तरमीम के ज़रिए से, और मिलिट्री कोर्ट्स जनाब वो सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल शुरू हो जाएगा। आर्मी चीफ की तौसी, यानी उनकी मुद्दत मुलाजमत में अगर तौसी करनी है या एक्सटेंशन देनी है, ये वाला मामला, और अगर आर्मी चीफ को उनके ओहदे से हटाना है, बरतरफी वाला मामला, ये इख्तियारात वज़ीर आज़म से लेकर वज़ीर आज़म को फारिग कर दिया जाएगा और एक ऐसी कमेटी को ये इख्तियारात दे दिए जाएंगे जो कमेटी वैसे ही एक फूंक की मार है, यानी वो कमेटी तो आप समझ लें बराए नाम ही है, यानी ये इख्तियारात पूरे के पूरे वापस उन्हीं के पास चले जाएंगे जिनको ये इख्तियारात चाहिए। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स। इसी के साथ अपने मेजबान रज़ा मेकन को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।